हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव कटारा। आज करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 5 करने वाले हैं। हमने देखा था लेक्चर 4 में क्या, हमने ये देखा था कि लेक्चर 4 में हमने कैटालिसिस की स्टार्टिंग कर दी थी। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस पढ़ा, उनकी मैकेनिज्म पढ़ी। फिर मैंने कहा उसकी आगे की चर्चा लेक्चर 5 में होगी। अब डेली ऐसे पहले आऊंगा, आपका सीटी नहीं फ्लूइड से मनोरंजन कराऊंगा, उसके बाद ही आगे पढ़ाऊंगा। अगर आपको फ्लूइड की बीट अच्छी लग रही हो, लाइक कर दीजिए। सुनिए आज क्या करने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं फीचर्स। किसके फीचर्स? ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। पहले क्या पढ़ा? कैटलिसिस। और हमने देखा कोई जो रिएक्शन है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, उस प्रोसेस को कैटलिसिस का, यानी कैटलिस्ट का कोई रोल है तो हम सॉलिड कैटलिस्ट के फीचर पढ़ने वाले हैं। तो जो मेन दो फीचर्स हैं, इनमें इनमें जो मेन दो फीचर्स हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही हलवा टाइप हैं। आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सुनिए, बहुत ही इजी है। सबसे पहला आता है एक्टिविटी, उसके बाद आता है सेलेक्टिविटी। कौन सी विटी? सेलेक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी क्या होती है। मान लो आप खेलते हो आपको खेल खेलना अच्छा लगता है। आप क्रिकेट भी खेलते हो, वॉलीबॉल भी खेलते हो। और आपको क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हो तो दोनों में एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब एक्टिविटी वो होती है। सेलेक्टिविटी क्या है? आपको क्रिकेट और वॉलीबॉल में से मान लो क्रिकेट बहुत पसंद है, वो आपकी सेलेक्टिविटी है। ऐसे ही कैटलिस्ट में क्या होता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। एक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या है? कोई पार्टिकुलर कैटलिस्ट किसी पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, वो उसकी सेलेक्टिविटी। यानी क्या? एक्टिविटी क्या है? कैटलिस्ट इंक्रीज catalyzed reactions and increase rate of reaction। सेलेक्टिविटी क्या है? पर्टिकुलर। कौन सा कूलर? ये सोने वाला गर्मी में जो चलता है कूलर, वो नहीं है ठंडा वाला, ये है पर्टिकुलर कैटेलाइज्ड पार्टिकुलर रिएक्शन। यानी हमें एक बात समझ में आई क्या, कि जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, उसकी सेलेक्टिविटी। और जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, नॉर्मल भाषा में सुनिए, और कैटलाइज करता है रिएक्शन को, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी। यानी एक्टिविटी तो इंक्रीज ही करना है, कैटलाइज्ड करना है, पर सेलेक्टिविटी क्या है? किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल देखिए एक्टिविटी में, बड़ा इजी एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। मैंने कहा क्या? 2H2 प्लस O2 क्या बनना चाहिए? वाटर। मैंने कहा मेरे चारों तरफ है हवा, इसमें सांस ले रहा हूं, यानी ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो आखिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ मुझे पानी क्यों नहीं दिखता? तो मैंने कहा सुनो, कोई पार्टिकुलर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट के ही प्रेजेंस में होती हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। पर ऐसी भी रिएक्शन है सिर्फ होंगी तो बोलेंगी क्या? कैटलिस्ट दो, तभी होंगे हम, ना तो ना होंगे हम। कैटलिस्ट बोलेंगे, यानी अगर ना होंगे हम तो रिएक्शन को आ जाएगा गम। तो सुनिए, ये जो रिएक्शन होती है, हमने देखा अगर
प्लेटिनम कैटलिस्ट हम यूज करें तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एक्सप्लोसिव साउंड के साथ होती है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। यानी वैसे तो ये रिएक्शन नहीं होती, पर प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज कर लें तो ये रिएक्शन हो जाती है और एक्सप्लोसिव साउंड होती है इसमें, एक्सप्लोसिव साउंड। ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं सेलेक्टिविटी। तो मैंने कहा पार्टिकुलर कैटलिस्ट, जैसे इस वाली रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन था, प्लेटिनम। मान लो प्लेटिनम की जगह यहाँ पर कॉपर डाल दूं कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, तो वो सेलेक्टिविटी। अब सेलेक्टिविटी में मैं आपको एग्जांपल दूं क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी रिएक्शन होगी, मतलब ऐसी बहुत सारी रिएक्शन तो होती हैं अगर, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं होती हैं और कैटलिस्ट ना हो तो। पर मैंने देखा कि कोई रिएक्शन हो रही है, अगर मैं उसमें कैटलिस्ट चेंज करूं तो कुछ रिएक्शन ऐसी भी है कि कैटलिस्ट चेंज करने पे उनके प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। मैंने कहा आ जाओ सुनिए एग्जांपल। मैंने कहा रिएक्शन ऑफ, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड विद किसके, हाइड्रोजन। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बने। सबसे पहले मैंने कराया कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट। अगर निकेल कैटलिस्ट के साथ मैंने कराया तो मैंने देखा प्रोडक्ट बने क्या, मीथेन प्लस पानी H2। फिर मैंने देखा यहीं अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊं लाला, मैं कराऊं 2H2 यानी हाइड्रोजन के साथ ही करा रहा हूं, पर मैंने इस बार निकल ना लेके कॉपर या फिर कॉपर या फिर जिंक ऑक्साइड ZnO या फिर क्रोमियम ऑक्साइड लिया। तो मैंने देखा प्रोडक्ट क्या बना, CH3OH। हो कैटलिस्ट चेंज करा तो भाई साहब प्रोडक्ट चेंज हुआ। पहले मीथेन प्लस पानी, अब क्या बना जानी, अब बन गया मिथाइल एल्कोहल या फिर क्या बना, मीथेनॉल यानी एल्कोहल बन गई। फिर मैंने कहा एक और बार देखते हैं। मैंने फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ ओनली कॉपर की प्रेजेंस में करवाया। तो मैंने देखा इस बार प्रोडक्ट बना HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड या फिर मीथेनल बन गया। मैंने देखा सिलेक्टिविटी में क्या कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट चेंज करो तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं किसी रिएक्शन में। एक्टिविटी पढ़ ली, सेलेक्टिविटी पढ़ ली, आगे चलते हैं। इसको नोट करिए जल्दी, नोट कर लिया हो तो इसको रफ करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से। सुनिए आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट। अब आगे की चर्चा बड़ी सिंपल होने जा रही है, ये भी आपको हार्ड नहीं लगा होगा, बस रिएक्शन है ये तो याद करने का काम है। और अगर आपको ऑर्गेनिक आती है 11th क्लास की तो ये तो बड़ी सिंपल लग रही होंगी क्योंकि पढ़ रखी होंगी, नहीं तो हम फिजिकल में क्या करें, हम इसको याद ही करें। सुनिए अब आपके पास 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट से रिलेटेड। पहला पॉइंट है उसकी बात करते हैं। पहले पॉइंट्स को मैंने नाम दिया क्या, प्रमोटर्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रमोटर्स, आखिर प्रमोटर्स क्या हैं, कौन है, कहां से आएंगे प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स के नाम से समझ में आ रहा है कोई भी चीज जो प्रमोट कर रही हो, किसको प्रमोट कर रही हो। जब सॉलिड कैटलिस्ट के फीचर पढ़ रहे हैं तो कैटलिस्ट को प्रमोट कर रही होगी। उसमें भी क्या कर रही होगी, जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, वो उनकी एक्टिविटी। तो प्रमोटर क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं उसको बूस्ट करते हैं, तो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज हो जाती है, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा लाला प्रमोटर। तो प्रमोटर की डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे, प्रमोटर्स आर दी सब्सटेंस, प्रमोटर आर दी सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस है, विच बूस्ट। अब ये कॉम्प्लाइन और हॉर्लिक्स वाली बूस्ट नहीं, बूस्ट माने बढ़ाना, विच बूस्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ
कैटलिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन होगी। मैंने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो केमिस्ट्री में एक प्रोसेस होती है, जैसे अलग अलग रिएक्शन होते हैं उनके नाम दे देते हैं, ऐसी एक प्रोसेस है हबर्स प्रोसेस। अब हबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है, सुना होगा, Fe सॉलिड। आयरन का यूज करते हैं, कैटलिस्ट हबर्स प्रोसेस होती है, उसमें आयरन का यूज होता है। मैंने कहा मुझे आयरन की एक्टिविटी बूस्ट करानी है, तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम इसमें ऐड कर देता हूँ, जो कि मोलिब्डेनम वर्क करता है एज अ प्रमोटर। अब प्रमोटर की तरह ये वर्क करता है, तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दी। मैंने एक चीज देखी क्या, कि मुझे ये तो बताओ सर, आपने ये तो बता दिया कि प्रमोट करता है, बूस्ट कर देता है, करता क्या है ये प्रमोटर जिससे रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, यानी जो कैटलिस्ट होता है उनकी जो एक्टिविटी बूस्ट हो जाती है। मैंने कहा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। क्या है कैटलिस्ट? मैंने कहा आपको क्या होता है, अपना सरफेस प्रोवाइड कराता है जिसपे एब्जॉर्प्शन होता है। अगर मैं सरफेस एरिया को कुछ ऐसा कर पाया कि जो एब्जॉर्प्शन है जो पहले हो रहा था उससे ज्यादा हो, तो कैसा रहेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो प्रमोटर क्या करता है, जो सरफेस होता है कैटलिस्ट का उसको रफ बना देता है, उसको रफ बना देता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्टिव साइट्स हैं या फिर जो खाली स्पेस होता है जिसपे एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज कर जाती हैं। तो प्रमोटर ऐसे बूस्ट कर देता है सेलेक्ट एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। आई होप ये बड़ा एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया कि प्रमोटर्स क्या करता है, सरफेस की रफनेस को इंक्रीज करता है, जिससे आपका जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी बूस्ट हो जाती है। और देखा कि हबर्स प्रोसेस में हमने आयरन एज अ कैटलिस्ट लिया था, जिसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर डाल दिया। प्रमोटर समझ में आए, बड़े सिंपल थे, बड़े सिंपल थे प्रमोटर। अब आगे बात करने वाले हैं किसकी, दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका कैटेलिटिक पॉइजन। ओ कैटेलिटिक पॉइजन, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, पहले प्रमोटर पढ़ा अब कैटेलिटिक पॉइजन पढ़ रहे, यानी पॉइजन कैटेलिटिक पॉइजन क्या होंगे, कैटेलिटिक पॉइजन क्या होंगे। मैंने कहा कैटेलिटिक पॉइजन वो सब्सटेंस हैं जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को या तो बिल्कुल ही कम कर दें या कैटेलिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दें, उन सब्सटेंस को नाम दिया कैटेलिटिक पॉइजन। यानी कैटेलिटिक पॉइजन आर दी सब्सटेंस which destroy the activity of catalyst or which destroy the catalyst। समझ में आया आपको? तो देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट से बोले क्या, अरे कैटलिस्ट बड़ा उछल रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, अरे रुक तेरे कान के नीचे बजाता हूं और तेरे को डिस्ट्रॉय कर देता हूं। तो बोला कैटलिस्ट कौन है बे? कैटलिस्ट ने बोला कौन है बे? वहां से कैटेलिटिक पॉइजन दूर से देख रहे थे, आके बोलते हैं हम यहाँ के गुंडे हैं, रुक जा तेरे को उड़ाते हैं। कैटलिटिक पॉइजन ने मारी गोली, टुचुक, खत्म, कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय। अब देखिए कैटलिस्ट क्या है, एग्जांपल देखते हैं कैटलिटिक पॉइजन की। जैसे हबर्स प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा था, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर डाला। अगर मैं कहूँ मोलिब्डेनम तू जा यहाँ से, चला गया, बड़ा आज्ञाकारी था। अगर मैंने CO ऐड कर दी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओ भैया आयरन तो यहाँ से खुचुक, डिस्ट्रॉय हो गया है, बिल्कुल एक्टिविटी डाउन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करने पे ये वर्क करता है कैसे, हबर्स प्रोसेस में कैटेलिटिक पॉइजन। ओहो, एग्जाम्पल भी देख लिया, बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल देना। और एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सुनिए। अभी हमने पीछे बात करी थी, ये एग्जाम्पल 1 है, पीछे बात करी थी कि पानी कैसे बनाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, रिएक्ट कराएंगे, प्लेटिनम की प्रेजेंस में पानी बन जाएगा। पर मैंने कहा अगर मैंने क्या करा, मैंने लिया आर्सेनियस
ऑक्साइड। अरे बाबा, नाम ही इतना खतरनाक है। आर्सेनियस ऑक्साइड लिया और मैंने इसको मिला दिया काय में, प्लेटिनियम के साथ। तो भैया ये कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम करता है और ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कैटालिटिक पॉइजन का ये एग्जांपल नंबर 2 था। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल लेना है, सुनिए। एग्जांपल 3 की बात करते हैं। एग्जांपल है कैटालिटिक पॉइजन, बड़े आसान है सही में। मैंने कहा क्या कहा मैंने, मेरे पास है बेंजोइल क्लोराइड COCl। मेरे पास है क्या, बेंजोइल क्लोराइड। मुझे इसका रिडक्शन कराना है। मैंने इसका रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, जो बेंजोइल क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में। पहले बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ये, उसके बाद ये फिर दोबारा रिएक्ट कर जाता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजल एल्कोहल। बेंजल एल्कोहल यानी CH2O। बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराया तो ये कन्वर्ट फाइनली जाके किसमें होता है, कन्वर्ट होता है फाइनली जाके बेंजाइल एल्कोहल। उससे पहले ये कन्वर्ट होता है किसमें, बेंजोइल क्लोराइड, ओ सॉरी, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। मतलब अगर रिडक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो रहा है और इसमें कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, पैलेडियम, पैलेडियम ले लो, निकल ले लो, कुछ भी ले लो फ्रेंड्स, इसका रिडक्शन करवाया। जैसे जैसे इसका रिडक्शन होगा, जैसे जैसे इसका रिडक्शन होगा, यानी यानी रिडक्शन होगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, एज अ कैटलिस्ट होगा पैलेडियम, तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है वो फाइनली तो कन्वर्ट बेंजोइल अल्कोहल में होता है, पर बीच में पहले बेंजल्डिहाइड में होता है, उसके बाद बेंजोइल अल्कोहल में होता है। पर मैंने क्या करा, मैं चाहता था कि बेंजोइल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, इसमें ना हो, इसमें इसका रिडक्शन ना हो। तो मैंने क्या करा, इसमें इसमें बेंजोइल क्लोराइड की रिडक्शन कराने से पहले इसमें अमाउंट मिला दी, सम अमाउंट मिला दी BaSO4 की। अरे बाप रे, फिर देखा मैंने कि जो COCl यानी बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा पर इसमें नहीं होगा, बेंजाइल अल्कोहल में। यानी BaSO4 मिला डाला तो बेंजाइल अल्कोहल की लाइफ हो गई घटिया लाला, इसमें कन्वर्ट नहीं होता है BaSO4 मिलाने पे। अब इसका रिडक्शन सिर्फ बेंजल्डिहाइड में होगा, यानी ऑन एडिंग सम अमाउंट ऑफ BaSO4 इन बेंजोइल क्लोराइड, it reduced into aldehydic stage, पर नॉट इन एल्कोहलिक स्टेज। पर अगर मैं BaSO4 हटा दूं तो ये इसका रिडक्शन फाइनली इसमें हो जाएगा, पर BaSO4 मिला डाला तो घटिया लाला हो गया इसका लाइफ। आई होप कैटालिटिक पॉइजन समझ में आए। कैटालिटिक पॉइजन समझ में आए तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, किसकी, O2 कैटालिसिस। कौन सा कैटालिसिस, O2। अब ये O2 में नहीं बैठ रहा भैया, अब जो कैटालिस्ट है ना वो O2 में नहीं बैठ रहा है, ऑटो कैटालिसिस है। बड़ा मजेदार टॉपिक है, सुनिए, सुनाते हैं आपको ऑटो कैटालिसिस क्या है। बात करने वाले हैं तीसरा, ऑटो कैटालिसिस क्या है। ये ऑटो कैटालिसिस सुनिए, मैंने कहा कोई रिएक्शन हो रही है, अभी मैंने ऐसी रिएक्शन ली जो कैटलिस्ट पे निर्भर नहीं है, जो कैटलिस्ट पे निर्भर नहीं, यानी कैटलिस्ट ना हो तो अभी वो हो रही है। अगर वो रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो पता क्या होता है, जैसे ही रिएक्टेंट स्टार्टिंग में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होने, यानी रिएक्शन हो रही है, तो स्लो स्लो होती है। फिर क्या होता है, कोई कोई रिएक्शन ही ऐसा शो करती है ऑटो कैटालिसिस। तो क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट में थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ,
प्रोडक्ट में से एक मॉलिक्यूल बोला अरे रिएक्शन बड़ी स्लो हो रही है, मेरे भाई बड़े कम बन रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में से यहाँ आया और कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, यानी रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे, यानी जो रिएक्शन है वो अपने आप कैटेलाइज हो जाएगी, अपने आप कैटेलाइज्ड हो जाएगी। तो उस रिएक्शन को नाम दिया ऑटो कैटेलिसिस। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहूं तो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल सुनिए। मैंने कहा आपने सबने एक रिएक्शन पढ़ी होगी 10th क्लास में, कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यानी 10th में नहीं पढ़ी तो 9th में भी नहीं पढ़ी, 9th में नहीं पढ़ी यानी 10th में पढ़ी, 10th में पढ़ी तो 11th में पढ़ी होगी, 10th में नहीं पढ़ी होगी तो सुनिए, कंफ्यूज मत होना, सुनिए। मैंने कहा एस्टर ले लिया मैंने, कौन सा एस्टर, CH3 COO C2H5। ये एस्टर का नाम है इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनॉइट। मैंने इसका करा डाला क्या, हाइड्रोलिसिस, पानी की प्रेजेंस में पानी दिया, इसको रिएक्ट कराया तो बनता है, पता है क्या बनता है, इसमें बनता है एसिटिक एसिड CH3COH प्लस इसमें दारू भी बनती है C2H5OH। यानी ये दारू कौन सी है जानी, ये है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। तो मैंने देखा ये जो रिएक्शन थी जब मैंने स्टार्ट ही कराई थी तब हो रही थी स्लो, बट जैसे ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ अब पानी है और एसिड भी बनना है, एसिड को क्या है, एसिड बोलता है मैं एसिड क्यों हूं, क्योंकि मैं एच आयन रिलीज कर सकता हूं और पानी में करता है रिलीज। तो यहाँ से एक एच आयन होता है तो उठ के आता है फ्रॉम एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड, फ्रॉम एसिटिक एसिड, और एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, नाउ इट बिकम्स फास्ट। यानी एक प्रोडक्ट में से एक मॉलिक्यूल उठ के आया, कैटलिस्ट की तरह वर्क करके रिएक्शन को फास्ट बनाया और रिएक्शन ऑटो कैटेलाइज्ड हो गई, यानी ऑटो कैटेलाइज्ड हो गई, इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया ऑटो कैटेलिसिस। क्या समझ में आया, अरे समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। इतना ही था, सिर्फ इतना ही था, ये 2 लाइन का ऑटो कैटेलिसिस, इतना ही था आपका 2 लाइन का। सुनिए अब आगे बात करने जा रहे हैं किसकी, 1 मिनट, मैं एक पॉइंट आपको एक और याद दिलाऊं। अभी हमने बेंजोइल क्लोराइड वगैरह वो रिडक्शन देखा था ना, जो वो रिडक्शन होता है बेंजोइल क्लोराइड से पहले बेंजल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड से यहाँ पर बेंजल्डिहाइड से भी होता है, फिर किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में। जो वो रिडक्शन होते हैं ना, इन एब्सेंस ऑफ BaSO4 बात कर रहा हूँ, जो कैटालिटिक पॉइजन है BaSO4 उसकी एब्सेंस में, उसको नाम देते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। नॉलेज के लिए बता दिया, खैर आप ऑर्गेनिक में तो अभी पढ़ोगे आगे। ऑटो कैटालिसिस हो गया, ये मैंने बताया। चौथा पॉइंट है आपका इंड्यूस्ड, कौन सा इंड्यूस्ड। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं, मैं यहाँ डेफिनेशन पूरी नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, आपके दिल में बस गया, तो आपको डेफिनेशन तो भाई साहब अपने आप ही लिखनी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन तो आपको इजीली आ जाएगी। आप उठाओगे कॉपी, बोलेंगे अरे मेरे तो दिमाग में सब है, शू अपनी भाषा में लिखो हमेशा, क्योंकि जो अपनी भाषा में लिखा होता है, अपनी राइटिंग में जो लिखा होता है, काफी अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, सुनिए इंड्यूस्ड कैटालिसिस की बात करते हैं। इंड्यूस्ड का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज में कोई चीज देना, किसी भी चीज में कोई चीज देना। इंड्यूस्ड का मतलब होता है देना, किसी चीज के अंदर कोई चीज घुसाना। इंड्यूस्ड कैटालिसिस यानी कैटालिसिस में कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड हो रहा है। अब इसको अच्छे से समझिए, बड़े गौर से सुनिए। मैंने कहा आपसे ये कोई रिएक्शन हो रही है, ये कोई रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन मान लो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो रही, पर ये वाली रिएक्शन उसी सेम कैटलिस्ट को यहाँ यूज करा हो रही है। यानी ये हो रही थी, ये नहीं हो रही थी, कैटलिस्ट दोनों में सेम था। अगर मैं क्या करूं, जो हो रही थी और जो नहीं हो रही थी दोनों को मिला दूं,
और कैटलिस्ट वही रखूं तो ये दोनों होने लगेगी। अरे बाप रे, यानी जो नहीं हो रही थी वो इसकी प्रेजेंस में होने लगेगी। इसने कैटेलिसिस इंड्यूस्ड करवा दिया, नाम दे दिया इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। एग्जाम्पल लीजिए, बढ़िया बढ़िया इसके एग्जाम्पल लीजिए। सबसे पहले Na2ASO3 सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम, ये एस को थोड़ा छोटा रखिएगा, सल्फाइड नहीं लगेगा। सोडियम आर्सेनाइड लिया, इसकी हमें रिएक्शन करा रहे थे, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे थे। क्या करवा रहे थे? इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एयर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। तो इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा था, नो ऑक्सीडेशन। ऐसे ही इसका करवा रहे थे, हो नहीं रहा था। ऐसे ही मैंने क्या करा, एक और रिएक्शन थी उसमें Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे थे लाला, इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे थे। मैंने देखा इसका ऑक्सीडेशन भी एयर में ही करा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 में। सोडियम सल्फाइड कन्वर्ट हो गया सोडियम सल्फेट में, यानी कैटलिस्ट दोनों में सेम है। इसका भी ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, इसका भी करवा रहा हूँ। इसका हो नहीं रहा पर इसका हो रहा है। मैंने क्या कहा, इन दोनों को एक संग मिला के फिर ऑक्सीडेशन करवाऊं, इन दोनों को एक साथ मिला के फिर ऑक्सीडेशन करवाऊं। यानी मैंने क्या कहा जानी, सुनिए। मैंने कहा Na2ASO3 सोडियम आर्सेनाइड प्लस सोडियम सल्फाइड, दोनों को मिला डाला, एयर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराई मैंने लाला। मैंने देखा अब ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज्ड, यानी इसकी वजह से जो हो रहा था और जो नहीं हो रहा था वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, उसका भी अब कैटेलिसिस हो जाएगा, यानी इंड्यूस्ड हो जाएगा कैटेलिसिस दूसरे में। तो ये दोनों अगर एक साथ मैंने मिला दी तो अब ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा किसमें, Na2ASO3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na2ASO4। मैंने देखा ये कन्वर्ट हो गया Na2SO4 प्लस Na2SO3 जो कन्वर्ट हो रहा था आपका Na2SO4, वो ऐसे ही यहाँ पर सेम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यानी मैंने क्या देखा जानी, कि जब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था और इस वाले का हो रहा था, कैटलिस्ट सेम थे, दोनों को मिलाया तो दोनों का ऑक्सीडेशन होने लग गया, यानी कैटलिसिस इंड्यूस्ड हो गया। ये भी हमने पढ़ लिया। आज के जो टॉपिक थे बड़े सिंपल सिंपल थे, वो भी पढ़ लिया। अब आगे बात करने जा रहे हैं, उस करने से पहले बात मैं चाहूंगा आप नोट करो मेरे साथ। नोट तो देखिए हमने क्या बात करनी, कि जियोलाइट जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसका यूज करा जाता है आयन एक्सचेंजर टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वही वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में उसका यूज करा जाता है, क्योंकि इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीव और इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो देखिए जियोलाइट का नाम क्या पढ़ा था हमने, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो प्रोसेस जिसको वो कैटेलाइज्ड करेगा, क्योंकि वो भी एक कैटलिस्ट है, जिसको कैटेलाइज्ड करेगा उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, सेफ सेलेक्टिव कैटेलिसिस। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं एंजाइम की, जो कि आज लेक्चर 5 का सबसे आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से, जिसका नाम है कोलोइडल स्टेट। सबसे पहले हमने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, हमने दूसरा पार्ट पढ़ लिया, कौन सा कैटेलिसिस। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद एंजाइम जो खत्म हो जाएगा लेक्चर नंबर 6 से हम पढ़ेंगे कोलोइडल स्टेट। और कोलोइडल स्टेट के बाद यूनिट खत्म। लगभग 3-4 लेक्चर, चार मैक्सिमम लेक्चर में ये यूनिट आपकी खत्म। एंजाइम क्या है सुनिए, मैंने कहा सबने नाम सुना है एंजाइम। एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, कोई पार्टिकुलर एंजाइम किसी खाने में जो कुछ भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर सब्सटेंस को पार्टिकुलर एंजाइम आपका सिंप्लीफाइड करता है। यानी खाना डाइजेस्ट करना है, एंजाइम होना चाहिए। एंजाइम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, एंजाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट।
It plays a very important role in our body. It has a biological significant. बायोलॉजिकली बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं एंजाइम? तो एंजाइम होते हैं आपके बायो कैटलिस्ट। मैंने कहा कैटलिस्ट होते हैं कौन से? बायो। क्योंकि क्योंकि ये एक ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि इंक्रीज करते हैं किसको? रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। पता है कितना? कैटलिस्ट कितने करते थे? 10 की पावर 10 टाइम्स। भाई साहब उनसे भी तेज हैं। पता है कितना करते हैं? अप टू 10 टू दी पावर 20 टाइम्स। अरे बाप रे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इतना कर देते हैं तो क्या है? क्या है? 10 की पावर 20 टाइम्स कर दिया तो क्या है? मैंने कहा सुनो, खाना खाते हो ना, एक टाइम खाना खाते हो, उसे पचने में 3-4 घंटे तो लगते हैं। मैंने कहा अगर एंजाइम बाबा आपसे दुखी हो जाए, कहें मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए एंजाइम आपको छोड़ के चले गए। एंजाइम ने कहा तेरे संग नहीं रुकूंगा, तू मेरी कद्र नहीं करता। एंजाइम छोड़ के चला गया। आपने एक टाइम का खाना खाया तो पता है उस खाने को 4-5 घंटे नहीं लगेंगे अब पचाने में। सोचिए, गैस कर सकते हैं कितना समय लगेगा? करिए गैस। 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितना लगेगा? तो मैंने कहा इस लाइन को देखो, पता पड़ेगा एंजाइम बाबा की इम्पोर्टेंट कितनी है। बोलते हैं क्या? टू डाइजेस्ट टू डाइजेस्ट अ सिंगल मील in absence of enzymes, our body, यही बॉडी जिसके अंदर एंजाइम नहीं है अभी, our body took up to 40 से 50 दिन, नहीं लाला, साल, यानी आधी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी खाना, एक टाइम का खाना पचाने में। एंजाइम बाबा अगर दुखी होकर चले गए, आपने इनकी कदर नहीं करी, तो बोलेंगे क्या? क्या? मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊंगा। तो आपने यहाँ से बोला अरे एंजाइम बाबा सॉरी, हमको मत छोड़ के जाना। एंजाइम बाबा खुश हुए, बोले, एंजाइम खुश हुआ, बेटे तथास्तु। एंजाइम ने बोला कि आई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी, आई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। दिमाग में रखना इस बात को। एंजाइम ने कहा ठीक है। बायो कैटलिस्ट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनको इतने टाइम्स बढ़ा देते हैं। और अगर हम एंजाइम नहीं होंगे बॉडी के अंदर हमारे, तो एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में 40 से 50 साल का समय लग जाएगा। और एंजाइम्स आर वेरी हैवी और हैविंग अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। कितना होता है जानते हैं? देखिए कितना होता है। इट हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट, MWT से रिप्रेजेंट कर दिया मॉलिक्यूलर वेट। कितना होता है? अरे ज़्यादा नहीं, देखिए ज़्यादा नहीं होता है। देखिए इतना, बस इतना होता है। कितना? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अरे बाप रे, 15,000 से स्टार्ट होता है, 10 लाख ग्राम तक जाता है इनका वेट। इनका वजन 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 इनका वजन इतना हैवी है, इतना हैवी है, ग्राम पर मोल लिख लीजिएगा। मैंने कहा एंजाइम बाबा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, अपनी 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 इम्पोर्टेंस हमको याद दिलवा रहे हैं। बोल रहे हैं क्या कि मैं अगर ना हुआ तो लाला तेरा कुछ ना होगा, आधी जिंदगी एक टाइम के खाने में निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। एंजाइम बाबा की हमने ये सारी बातें करनी। फिर मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि ये जो एंजाइम होते हैं ना, इनकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आखिरकार ये जो एंजाइम्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो इनके जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो सुनिए क्या पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा, किसके, एंजाइम्स के। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है यानी स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी क्या मतलब है? मैंने एक पीछे आपको बात बताई थी क्या, कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा, पर क्या एंजाइम भी तो एक कैटलिस्ट ही है, तो इनकी ये स्पेसिफिसिटी होती है इनकी, यानी एंजाइम्स आर वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब इसका क्या मतलब है सुनिए, मैंने कहा क्या, एक एंजाइम है, अरे बाबा ध्यान से सुनना, एक एंजाइम है जिसका नाम है इनवर्टेज। एग्जाम्पल बता रहा हूं कि स्पेसिफिसिटी कैसे है। इनवर्टेज क्या करता है, आपका हाइड्रोलाइज्ड करता है किसको, करता है किसको, सुक्रोज को, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज्ड करता है किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पर अगर मैं इन्हीं बाबा से कहूँ, इन्हीं बाबा से, इनवर्टेज, इनवर्टेज बेटे, इनवर्टेज एंजाइम सुनो मेरी बात, आपको इस वक्त क्या करना है, इनवर्टेज से मैंने कहा इनवर्टेज प्लीज 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 क्या करो आप हाइड्रोलाइज्ड कर दो किसे, हाइड्रोलाइज्ड कर दो किसे, माल्टोज को। मैंने कहा माल्टोज है उसको हाइड्रोलाइज्ड कर दो ग्लूकोज में। बोला नहीं करूंगा, क्यों? बोलता है कि मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज्ड करता हूं। बोला इनवर्टेज क्या, कि मैं सिर्फ सुक्रोज का हाइड्रोलाइज्ड कराऊंगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये माल्टोज कौन है मैं नहीं कराऊंगा। तो माल्टोज बड़ा दुखी हुआ कि हाँ चल तू निकल यहाँ से। बोला 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 अब मैं भी एक अपना एंजाइम को बुलाऊंगा और अपना अपना हाइड्रोलिसिस कराऊंगा ग्लूकोज में। तो जो ग्लूकोज, जो माल्टोज का ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस कराए, ऐसे एंजाइम का नाम है माल्टेज, माल्टेज। तो माल्टेज लाला बोले, क्या बोले माल्टेज लाला, कि माल्टोस तू फिकर ना कर, बोले माल्टोस तू फिकर ना कर, अब मैं आऊंगा और तेरा तेरा क्या कराऊंगा, हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। किसमें कराऊंगा, किसमें? बोले कि तेरा हाइड्रोलिसिस कराऊंगा ग्लूकोज में। तो बड़ा खुश हुआ, यानी हमने देखा कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ही कैटलिसिस कराता है, और कोई पर्टिकुलर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में ही होती है। ये था सबसे पहला पॉइंट, स्पेसिफिसिटी स्वाहा हो गया। देखिए अगला पॉइंट निकल के आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, रब कर रहा हूं। अगला पॉइंट निकल के आता है क्या, तो सुनिए, अगला पॉइंट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी का क्या अर्थ है, क्षमता। एंजाइम की भी क्षमता होती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होती है, काहे नहीं होती है। जब हमने देखा कि एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खाने को पचाने में इतना समय लगता है जो कि एंजाइम 3-4 घंटे में ही पचा देता है, तो कुछ ना कुछ एफिशिएंसी तो उसकी होनी चाहिए। मैंने कहा एंजाइम बाबा आपकी एफिशिएंसी कहाँ है, तो बोले 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 क्या, मेरी एफिशिएंसी वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी एफिशिएंसी है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को अप टू 10 टू द पावर 20 टाइम्स बढ़ाने की इनकी एफिशिएंसी है। यानी 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 क्या, एंजाइम्स हैज एफिशिएंसी टू इंक्रीज a reaction up to 10 to the power 20 टाइम्स। लिखिए लिखिए लिखिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको समझा चुका हूं, बस ऐसे ही एक बार लिख दिया। तीसरा पॉइंट कहता है क्या,
अब कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का प्रमोटर पढ़ा था हमने। प्रमोटर जो होते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो एंजाइम की भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं जिनके कारण ये किसी भी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कराते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो इनको 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 एंजाइम को प्रमोट कौन करता है? मैंने कहा कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम को प्रमोट कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को और एक्टिवेट कर देता है, उनको नाम दिया मैंने एंजाइम एक्टिवेटर्स। एंजाइम एक्टिवेटर्स। अब डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, सब्सटेंस which boost the enzymatic activities are known as enzyme activator। एग्जाम्पल ले लो फ्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या है? विटामिन्स, मिनरल्स। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में आपके कौन कौन से? मिनरल्स में आपके आयन आते हैं, सोडियम आयन, मैंगनीज आयन, कोबाल्ट आयन। मैंने कहा सोडियम मिनरल्स में आते हैं, सोडियम आयन, Mn2 पॉजिटिव आयन, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आयन, ये आपके मिनरल्स हैं। विटामिन्स में आते हैं ए बी सी डी, यानी 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 ये विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी के अंदर जाते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और एंजाइम एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, यानी प्रमोट कर देते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को। तो मैंने देखा इनके एग्जांपल विटामिन्स और मिनरल्स। ए बी सी डी क्या? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अब जैसे कि विटामिन ए है, ये किसमें इंपॉर्टेंट है? एनी इशू रिलेटेड टू आईज, उनका करते हैं ये क्या? इलाज। यानी अगर आपको ब्लरी विजन है, अगर आपकी आंख में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे प्रमोटर्स हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स, ऐसे भैया कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो हमने कैटेलिस्ट में पढ़ा था, कैटेलिटिक पॉइजन। ऐसे इसमें भी एक सब्सटेंस तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बहुत ही कम या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें ऐसे सब्सटेंस से दूर रहना चाहिए। उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? सुनिए, ऐसे सब्सटेंस को मैंने कहा क्या? एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम्स इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स वर्ड कैटलिस्ट में भी हमने पढ़ा था, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे, इनहिबिटर्स कह दिया। कौन कौन से होते हैं ये? मैंने कहा सुनो, Hg2+, Pb2+, Ag+, मरकरस आयन, लेड आयन, सिल्वर आयन, Ag आयन। ओके ओके। अगर ये आपने गलती से भी खा डाला तो एंजाइम का सत्यानाश हो जाएगा लाला। एंजाइम का सत्यानाश हो जाएगा लाला, तो एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर है तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा लाला। यानी अगर गलती से भी ये खाए, खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए कहते हैं मरकरी इज वेरी पॉइजनस टू अस। थर्मामीटर में मरकरी होता है, फोड़ मत देना गलती से भी। जब बुखार चेक कर रहे हो, ऊपर वाले को प्यारे। फिर बोले लेड। मैगी कुछ सालों पहले बंद हो गई थी, क्यों? किसी ने केस ठोका था क्या कि मैगी के अंदर लेड है, लेड इज वेरी पॉइजनस। उस वक्त टेस्ट करा तो मैगी के अंदर लेड निकल गया, पर बाद में फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो मैगी के अंदर लेड नहीं निकला। अब ये तो भैया चेक करने वाले ही जाने कि क्या करा था उन्होंने। पर लेड भी हमारे बॉडी के अंदर जाए बड़ा हानिकारक है भाई। एजी सिल्वर, इससे कुछ याद आ रहा है, काजू कतली खाइए, उसके ऊपर काजू कतली नहीं खाई तो कोई तो मिठाई खाई होगी ना, जिसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग आती है, तो उसको कैसे खा लेते हैं अगर वो एंजाइम इनहिबिटर से? तो मैंने कहा अगर वो चांदी कह रहा है तो क्या चांदी खिला देगा आपको? अरे आज के ज़माने में बड़ी मिलावट आ रही है, क्या पता चांदी है, क्या पता कुछ और ही खिला रहा है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एंजाइम इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल देखे, एंजाइम एक्टिवेटर्स के देखे, एफिशिएंसी देखी, और सबसे पहला पॉइंट स्पेसिफिसिटी देखी कि पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करता है। तो चौथे पॉइंट भी क्लियर हो गया। पांचवें पॉइंट पे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है क्या?
सुनिए, पांचवा पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मम 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 मम्मा मम्मा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर? सुनिए, मैंने कहा क्या, अगर आपको गर्मी लग रही हो बहुत जोर से गर्मी लग रही हो आपको, तो आप कोई काम को अच्छे से कर पाएंगे? आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इनको भी एक पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर चाहिए जिन पे इनकी स्पीड अच्छी होती है, जिन पे इनकी एक्टिविटी अच्छी होती है। जो टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होता है उसी को कहा ऑप्टिमम टेम्परेचर। समझ में आया ना? तो इतना इतना कोई ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स अपना काम अच्छे से कर सकें और बोलें कि मैं खुश हूं, तेरी बॉडी में अच्छे से काम करूंगा। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए लाला? सुनो, ये टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। बोले इतना टेम्परेचर दिला दो, बोला बस इतना टेम्परेचर दिला दो, मेरी लाइफ जिंगा लाला, यानी एंजाइम्स की लाइफ जिंगा लाला। ऑप्टिमम टेम्परेचर देगा। अब सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारे पास। सिक्स्थ पॉइंट, इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आज का आखिरी पॉइंट, और सिक्स्थ पॉइंट को पढ़ने के बाद सिर्फ एक थ्योरी और पढ़ेंगे जो एंजाइम्स की मैकेनिज्म है। उसके बाद एंजाइम्स भी खत्म, यानी सिर्फ कोलोइडल स्टेट रह जाएगा, वो अगले लेक्चर से स्टार्ट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है, हमें पता है हमारे पेट में एसिड भी है, बेस भी है। एसिड भी बनता है, बेस भी बनता है, तो कुछ ना कुछ पीएच होगा, क्योंकि एंजाइम पेट के अंदर ही होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो कुछ ऐसी पीएच वैल्यू जानते होंगे आप? पीएच वैल्यू, एक ऐसा पीएच जिसपे ये एंजाइम परफेक्टली वर्क करे, कौन सा होता है? जो होता है मैं बता दूंगा अभी। और जो पीएच एंजाइम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बढ़िया पीएच जो एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, ऐसे पीएच को नाम दिया। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसे ऑप्टिमम पीएच। मैंने कहा ऑप्टिमम पीएच, और क्या कह सकते हैं? पीएच ऑफ द मीडियम कितना होना चाहिए? सुनिए, मैंने कहा ना तो ज्यादा एसिडिक ना ही ज्यादा बेसिक, तो थोड़ा थोड़ा एसिडिक होना चाहिए, हल्का हल्का 5 to 7 पीएच होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच भी देखिए। बात करने जा रहे हैं एंजाइम्स की मैकेनिज्म, कैसे काम करता है कि एंजाइम, क्योंकि ये भी तो एक कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट की भी मैकेनिज्म देखी थी, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और होमोजीनियस कैटालिसिस में भी हमने मैकेनिज्म देखी थी। और देखा था क्या कि कैटलिस्ट पहले फास्ट करता है रिएक्शन को, बाद में भाग जाता है, कहता है मैंने ना कुछ करा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। आई होप ये समझ में आया, तो नोट करो भाया। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। तो जो मैकेनिज्म है इसको एक थ्योरी ने एक्सप्लेन करा। जो थ्योरी बड़ी ही सिंपल है, और जिसने बनाई है बड़ी सोच के बनाई है, जिससे किसी को भी समझने में बड़ी आसानी होगी। तो थ्योरी बड़ी स्पेशल सी है। क्या नाम है? क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले? मैकेनिज्म किसकी भैया? मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं एंजाइम्स की मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को बताने के लिए एक थ्योरी दे गई। हो कौन सी थ्योरी थी? चाबी और ताला। मैंने कहा चाबी और ताला और चाबी, लॉक, ताला एंड की, चाबी वाली थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी दी गई, और इसके एक्सप्लेन करा गया इसके बेसिस पे कि मैकेनिज्म कैसे होती है। अब देखो, मैंने इसको थ्योरी को समझाने से पहले एक बात सुनो। मेरे को मालूम है एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, फिर बाद में प्रोडक्ट बन जाते हैं, अलग हो जाता है। ऐसे ये भी क्या है, एंजाइम्स कैटलिस्ट। ये जिन सब्सटेंस के
जिन सब्सटेंस के साथ कंबाइन होंगे हमारे पेट के अंदर, उन सब्सटेंस को मैंने सबस्ट्रेट नाम दे दिया। क्या? सबस्ट्रेट नाम दे दिया है, सबस्ट्रेट। जिससे 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 आपको इजी रहे, सबस्ट्रेट कह दिया। तो सबसे पहले एंजाइम्स कंबाइन होगा सबस्ट्रेट के साथ, फिर रिएक्शन होगी तो एंजाइम वापस आ जाएगा, प्रोडक्ट रह जाएगा। यानी जैसे जैसे किसी ताले को खोलने के लिए पहले चाबी लगाई, ऐसे ही चाबी लगाई, फिर प्रोसेस करी, ताला खुल गया, चाबी वापस निकाल ली। जैसे कि देखिए, एंजाइम्स सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ मिला, फिर क्या हुआ? रिएक्शन हुई। एंजाइम्स सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ मिला और बना दिया क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट। यानी क्या? एंजाइम था क्या? की। सबस्ट्रेट था लॉक के अंदर की डाला, लॉक के अंदर की डाला, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट अलग हो गया, यानी प्रोडक्ट बन गया, जो काम था वो हो गया, प्लस एंजाइम अलग हो गया, यानी क्या हुआ? सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, की लॉक के अंदर डाली, एंजाइम और सबस्ट्रेट बना, मिला, लॉक और की अंदर है, प्रोसेस चल रही है, फिर क्या हुआ? प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग, यानी कि अब क्या होगा? अब चाबी अलग और ताला अलग, यानी अब ताला भी अलग हो जाएगा, चाबी भी अलग हो जाएगी, प्रोसेस होनी थी वो हो जाएगी। यही बताया किसने? लॉक एंड की थ्योरी। जो बताया जिसने थ्योरी दी, बड़ा दिमाग वाला था, बोला इतना आसान बना दूंगा थ्योरी की, कोई भी समझ जाएगा और मेरा नाम हो जाएगा। लॉक एंड की थ्योरी एक्सप्लेन करती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। क्या आपको समझ में आया? तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स, जी हाँ, आपने सही सुना, खुशी हुई ना? एंजाइम्स खत्म कर दिए, और इसी के साथ एडजॉर्प्शन तो पहले ही खत्म हो गया और कैटालिसिस भी खत्म हो गया। अगले लेक्चर से कोलोइडल स्टेट की शुरुआत करेंगे। कोलोइडल स्टेट कहा मैंने, स्टेट, सॉल्यूशन नहीं कहा। अब उसकी आगे बात करेंगे, ऐसा क्यों? आई होप बड़े अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा। खेल खेल में खेला और ऐसा खेल जाएंगे कि सब कुछ समझ जाएंगे, और मार्क्स लेके आएंगे, माता पिता को ये संग खुशी मनाएंगे। अगर आपको इतना अच्छा लगा, समझ में आया, तो सुनिए, एक बार फिर हो जाए, सुनिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।